हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम जो सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, पीवाई क्यूज डेली प्रैक्टिस सीरीज, हाल फिलहाल में पीवाई क्यूज हमारे चल रहे हैं। तो पिछले पिछला जो वीडियो था 90 नंबर का, जो डे 9 था, उसमें हमने 2019 वाले पीवाई क्यूज कंप्लीट कर लिए थे। और अब हम जो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो 2000 क्या कंटिन्यू करेंगे। वो पहले हमने बीच में एक 2019 के उठा लिए थे, अब 2011 से चलेंगे और 2026 तक आएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो 2011 के जो पीवाई क्यूज है, क्योंकि सी सेट 2011 में इंक्लूड किया गया था, उसी के फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे और लास्ट में एक होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा। तो बिना किसी देरी के आज के जो डेली क्वेश्चन है ना, उनको शुरू करते हैं। तो ये हमारा 2011 वाला पेपर है और इसमें जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, कॉम्प्रिहेंशन को हम कभी कभी बीच बीच में एक एक सेशन लिया करेंगे और बाद में करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन 10वें नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना, तो ये स्टार्टिंग में उस टाइम पे ही पहुंचता था 2011-12, फिर 22-23-24 में खत्म कर दिया था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता ही नहीं था। 26 में फिर एक दो क्वेश्चन दिखे थे इस पैटर्न पे। तो क्या क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन, क्या कहता है? निम्नलिखित दो जो प्रश्नांकों में से प्रत्येक के भीतर चार कथन हैं, इन चार कथनों में से दो कथन ऐसे हैं जो एक साथ दोनों सही नहीं हो सकते। मतलब इन चार में से दो कथन ऐसे हैं जो दोनों के दोनों सिमिलर सेम नहीं हो सकते एक साथ, किंतु दोनों गलत हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो सकते हैं, यानी गलत हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर नहीं हो सकते, एक दूसरे से सही नहीं हो सकते। कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन कथनों को पहचानिए जो उपयुक्त नियमों को संतुष्ट करते हैं। प्रत्येक कथन समुच्चय के उपरांत दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। मतलब इनमें से दो स्टेटमेंट हमें ऐसे चुननी है जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, गलत हो, एक दूसरे से सिमिलर नहीं हो, उनमें कोई समानता नहीं दिखे, सही नहीं लगे। मतलब सभी पुरुष मांसाहारी होते हैं, देखो। दूसरा बोल रहा है कुछ पुरुष मांसाहारी नहीं होते। फिर बोल रहा है पशु मांसाहारी नहीं होते, कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। अब देखो पहला स्टेटमेंट देखो, सभी पशु मांसाहारी होते हैं। अब इसके साथ तीसरा स्टेटमेंट देखो, पशु मांसाहारी नहीं होते, सभी पशु मांसाहारी होते हैं। इसमें बोल रहा है सभी पशु मांसाहारी होते, दूसरा बोल रहा है पशु मांसाहारी होते ही नहीं है, मतलब पशु मांसाहारी नहीं होते। जस्ट ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। देखो एक और तीन। तो अगर दूसरे और चौथे की बात करें तो कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते और कुछ पशु मांसाहारी होते हैं, ये दूसरे एक दूसरे की कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते यानी कि कुछ पशु क्या है, मांसाहारी हैं। तो ये दोनों सही बैठ रहे हैं। लेकिन एक और तीन है ना, ये जस्ट अपोजिट लग रहे हैं एक दूसरे के। एक तो सभी पशु मांसाहारी होते हैं, एक कोई भी पशु मांसाहारी नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये सही नहीं बैठ रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और तीन हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दो क्वेश्चन थे, दूसरा भी सिमिलर इसी प्रकार से आएगा। निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। पहले सभी रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया ना, सभी रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती है, मतलब आगे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती तो वो गलत हो जाएंगे, तो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है कुछ रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? कुछ रेलगाड़ियां तो डीजल इंजन से चलती हैं, लेकिन कुछ कुछ चलती हैं, यानी कुछ नहीं भी चलती। तो ये, और फिर तीसरा देखो कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती। अब देखो ये दोनों भी मैंने बताया था, ये फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि सभी, एक तो डीजल इंजन से चलती है, फिर दूसरा बोल रहा है कुछ भी नहीं चलती। ये दोनों जस्ट अपोजिट हो गई, तो ये ही इनमें वो हो जाएगा, जो वेरिएशन दोनों में डिफरेंस है जस्ट अपोजिट हो जाएगा और एक दूसरे को गलत ये साबित कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ रेलगाड़ियां डीजल इंजन से नहीं चलता, ये देखो ये हमने तो पहले पढ़ा ही है। कुछ कुछ तो चलती हैं तो कुछ चलती हैं, इसका मतलब कुछ नहीं भी चलती होंगी, तो ये दोनों सही बैठ रहे हैं। लेकिन ये जस्ट अपोजिट लग रहे हैं। एक और तीन ही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एक और तीन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोई फल विक्रेता है जो आम बेचकर बेचकर और 20 आमों की लागत वसूल लेता है। मतलब कोई फ्रूट, मतलब फल बेचने वाला है, वो 15 आम बेचा, लेकिन उससे जो प्राप्त हुआ ना, उसको जितने रुपए प्राप्त हुए, वो जितने में वो 20 फल खरीदा था ना, लागत थी 20 फलों की, उसके बराबर प्राप्त कर लिया। तो उसको हमें बताना है प्रॉफिट कितना हुआ। मान लेते हैं हम एक मैंगो है ना, उसकी कीमत को हमें 1 रुपये मान लेते हैं, हमने मान लिया। अब उसने 15 आम बेचे, 15 आम बेचे, 15 आम को बेचने को बोलेंगे सेलिंग प्राइस। 15 मैंगो बेचे, सेलिंग एस। 15 आम उसने क्या करी, बेच दिए, तो उसको कितने, 20 आमों की लागत वसूल हो गई। हमने एक आम की लागत कितनी मानी थी, 1 रुपए, और लागत कितने की वसूल हो गई, 20 रुपए। 20 की लागत वसूल हो गई, यानी 20 रुपए। 20 रुपए है ना, समझ आ गया होगा। एक की हमने 1 रुपये आम की लागत हमने 1 रुपये मानी है, और वो बोल रहा है कि 15 जो बेचा है उसको 20
आमों की लागत के बराबर प्राप्त हो गए, तो यानी 20 रुपए उसको प्राप्त हुए 15 पर। ठीक है, फल विक्रेता को लाभ की प्रतिशतता कितनी है, लाभ की प्रतिशतता कितनी गिनानी है। और ये 20 रुपए कितने, जो 20 कोस्ट प्राइस था ना उसके 20 आमों का, 20 मैंगो, कोस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य के बराबर था। यानी कि 15 बेचा है और 20 टोटल इतने में वो खरीद सकता है, जितने को वो प्राइस आया है, जितना वो कमाया है, मतलब जितने में वो बेचा है ना उसमें 20 खरीद सकता है। मतलब कितने ज्यादा खरीद सकता है, 5 से ज्यादा खरीद सकता है। और मतलब 5 का प्रॉफिट हो गया ना उसको, कितने पर हुआ है, 15 पर हुआ है। कितने बेचा है, 15 पर परसेंट में पूछेगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 100, और 100 का 1/3 कितना हो जाता है, 33.33%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी 15 आम बेचा तो उसको 20 आमों की लागत वसूल हुई। तो सीधी सी बात है, 5 आमों का उसको प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 15 आमों पर। तो 5/15 आ जाएगा, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 13 प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को औसत 40 है। टोटल प्रश्न पत्र कितने हैं, 13 हैं। और मान लेते हैं वो 1 से 13 तक है, उन पे सीक्वेंस लगे हुए, 13 प्रश्न पत्र है, उनका औसत कितना है, 40 है। तो टोटल औसत कितना हो जाएगा, 13 × 40 हो जाएगा। और 13 दूनी 26, 13 चौक 52, यानी 520 टोटल क्या हो गई, प्राप्तांक टोटल हो गई। औसत 40 है, यानी 1 के 40 एवरेज आ रहे हैं, तो 13 की 520 टोटल अंक हो गई हमारे हिसाब से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले 7 प्रश्न है, 1 से और 7 प्रश्न पत्र हैं, उनका औसत 42 है। मतलब 7 का कितना, स्टार्टिंग के 7 का कितना है, 42 है। यानी कि 4 और 28, 294। पहले 7 जो प्रश्न पत्र है ना उनका टोटल औसत तो कितना है, 42 है। मतलब एवरेज देखोगे तो 1 का 42 आ रहा है, तो 7 7 का कितना हो जाएंगे टोटल अंक, 294। इसी प्रकार अगले 7 का, अगले 7 नेक्स्ट 7 का कितना बता रखा है उसने, 35 बता रखा है, 35 बता रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा टोटल प्राप्तांक। अब यहाँ पे देखो देखो 7 स्टार्टिंग के, फिर 7 लास्ट के, ऐसे गए 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इन 7 का तो कितना था, शुरू में 42 था, लेकिन फिर अगले 7 कैसे आएंगे, देखो 7 के बाद 8 आ जाएगा, 9 10 11 12 13 ही है टोटल। अब 7 लेंगे तो देखो 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ पे भी आ रहा है, और पहली बार से ले रहे थे तो उसमें भी आ रहा है, यानी 2 बार कॉमन आ रहा है। और हमें वो बताना है कि 7वें क्वेश्चन पत्र का प्राप्तांक कितना था। ये कैसे निकालेंगे, हम टोटल जोड़ देंगे। टोटल कितने हो गए, 14, 7 और 7 14, इनका प्राप्तांक टोटल कितना हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे। तो 14 में से 5 गए, 9 बच गए, तो 8 में से 4 गए 4, मतलब 49 हो गए। 49 क्या हो गए, सॉरी इसको जोड़ना है, 9 5 और तो हम 14 का टोटल कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 4 13, और 4 और 1 5, मतलब 539 टोटल हमारा प्राप्तांक आ जाएगा 14 जनों के। टोटल प्राप्तांक कितने आ गए, 539। लेकिन 13 के कितने हैं, 13 जनों के कितने हैं, 520। तो मतलब जो ज्यादा है ना, जितने ज्यादा है ना वो ही कितने का है, जो 7वां है ना उसका प्राप्तांक हो जाएगा, जितना ज्यादा आ रहा है उतना ही। तो 539 में से 13 का मतलब 14 जनों के में से 13 जनों का औसत घटाएंगे, टोटल प्राप्तांक घटाएंगे, तो 520 यदि घटा देंगे इनमें से, 539 में से, उसमें से ये घटाएंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। और राइट आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग के 7 के औसत दे रखा है, लास्ट के 7 का दे रखा है। स्टार्टिंग के 7 के टोटल प्राप्तांक, स्टार्टिंग और लास्ट के 7 का टोटल प्राप्तांक, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 14 जनों को हो जाएगा। दिया 13 का ही है, 1 का ज्यादा है, वही हमारा मीडियम जो है ना बीच में बचा बचा हुआ 7वां है, उसी का हो जाएगा। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, 14 में से 13वें वाले 13 के टोटल प्राप्तांक है ना वो घटा देंगे, राइट आंसर 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम और वर्क से है, और इसमें है एक कार्य पूरा करने में अमित को हम AM मान ले, आर्यन को AR मान ले, और रमन को यदि हम R मान ले, इन तीनों को अलग अलग मान ले, तो इनको अमित को आर्यन से 2 गुना और रमन से 3 गुना समय लगता है। यानी हम कोई ऐसा मानते हैं, अमित को कुछ ऐसा मानते हैं जो 2 और 3 का मल्टीपल हो, क्योंकि फिर सीधे सीधे वाला पॉइंट्स में डिजिट नहीं आएंगे, यानी 6 ही मान लेते हैं हम। तो मान लेते हैं कि अमित को काम को पूरा करने में कितना दिन लगते हैं, 6x लगते हैं। और अमित को आर्यन से कितना, 2 गुना, 2 गुना मतलब 6 लग रहा है, तो आर्यन को आधा लगेगा 3x, और रमन का 3 गुना लगता है, यानी 2x लगेगा रमन को। 2 का 3 गुना 6x हो जाएगा ना। टोटल काम हम मान लेते हैं वो कितना है, एक हम काम मान लेते हैं टोटल काम 1 है। तो देखो अमित इस काम को कंप्लीट करने में 1 दिन का बाद है, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, 1 दिन में पूरा कर लेते हैं, ये तीनों मिलेंगे, और 1 दिन अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम कर लेंगे।
अमित कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल हमने काम माना है एक, और टोटल उसको लगते कितने हैं हमारे हिसाब से 6 दिन लगते हैं। तो एक दिन ही मिलेंगे, नहीं एक दिन में पूरा कर लेते हैं एक साथ मिलकर। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6x कौन करेगा? अमित करेगा। और इसी प्रकार आर्यन को कितने लगेंगे? 3 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 1/3x। और इसी तरह आर्यन को कितना लगेगा? 1/2x। और ये टोटल काम करेंगे 1। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे आ जाएगा 6x, और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको एलसीएम लेकर सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 6x में से 3 का 2 बार भाग चलेगा, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2। यदि आपको एलसीएम अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो देखो ऐसे इन तीनों में से ऐसा कॉमन लेना है हमें नीचे वालों में से, जिसमें तीनों का भाग जाए। 6x में जा रहा है, 6x में 6x का भाग आप देखें कितनी बार जा रहा है? एक बार। ये जो एक है इसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक को 1 से गुना किया, एक। इसी प्रकार देखो 3x का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 2 बार जा रहा है, 2 बार गया। अब इस 2 को 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 एकम 2। इसी प्रकार 2x का 6 में कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। और इस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा 1। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा ऊपर, और 6 से 6 नीचे कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1/x/1 आ जाएगा। तो x का मान इधर इसको जब 1/1 मान लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा टोटल 1 आ जाएगा, 1। तो यदि x को कितने अमन को टोटल काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? 6x लग रहे हैं, और x का मान कितना है? 1 है। यानी कि अमन को टोटल अमन बोल रहा हूँ, अमित को कितने दिन लगेंगे? 6 × 1 यानी 6 दिन लगेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 5500 है। यदि पुरुषों की संख्या 11% बढ़ जाए और स्त्रियों की संख्या 20% घट जाए तो जनसंख्या 6330 हो जाएगी। गांव में स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? एक तो है, हम ऑप्शन से कर ले, बाई ऑप्शन कर ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर टोटल देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5500 है। महिलाओं को फीमेल मान ले, पुरुषों को मान ले मेल। और जैसे हम एक ऑप्शन ले लेते हैं, पहला ही लेते हैं, देखो 2000 लेंगे तो फीमेल की वर्तमान जनसंख्या ये कितनी है? 2000 है क्वेश्चन के हिसाब से, वो मान लिया हमने 2000 मान ली इसमें ऑप्शन के हिसाब से। तो टोटल कितनी थी वर्तमान? 5500। तो पुरुष कितने बच गई? 3500 बच गई। अब पुरुष कितने बढ़ेंगे? पुरुषों की संख्या 11% बढ़ जाती है, और स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है 20%। अब ये कितना हो जाएगा? इसको 20% जब बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2400। 400 हो जाएगा, और 400 बढ़ेगा, और इसको जब बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा कितना? 11×5 = 55, 11×3 = 33, और 5×38 = 385 बढ़ जाएगा। 385 जब 3500 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 8, 8 और 3। अब देखो जोड़ने के बाद जो जनसंख्या आएगी टोटल कितनी आ रही है? बढ़ जाए तो टोटल जनसंख्या 6330 हो जाती है। तो लेकिन अब जब इनको जोड़ेंगे ना तो 6330 नहीं आएगा, ये 6330 से कुछ कम रहेगा। तो मतलब ये तो राइट आंसर नहीं है। देखो जोड़ के देख लो, देखो 5 का 5 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, 8 और 4 12 हो गए, 3 और 5 और 6 6285 आएगा। नहीं, इससे जस्ट थोड़ा बड़ा बड़ा आना चाहिए हमारा ऑप्शन, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट हम ऑप्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है। अब पेन से जब करने बैठोगे तो जब आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप सेकंडों में इनका आंसर निकाल लोगे। तो एक तो आप बिना सोचे समझे कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा ही कम पड़ रहा था। तो 2000 के बाद थोड़ा बढ़ा तो 2500 ही है, उसके बाद 3000 तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप 2500 भी मान सकते हो। फीमेल को हमने माना वर्तमान कितने हैं? 2500, और मेल की कितनी हो गई फिर? 2500 है, तो टोटल 5500 होंगे। 5500 है ना वर्तमान जनसंख्या, कितनी हो गई? 3000, यानी टोटल 5500 हो गई। इनकी बड़ी कितनी? 20% बड़ी, 20% बड़ी 2500 का 20% हो जाएगा 500, यानी बढ़ के कितना होगा? ये 3000 हो गई। और ये बढ़ जाएगा कितना? 11%। पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी 11%, 11 33, 330 और बढ़ गई, और 3000 पहले से, यानी 3330 हो गई। अब ये नई जनसंख्या बन रही है वो कितनी बन रही है? 6330। और इसमें भी यही बोला है बढ़ने के बाद में 6330 बनना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन और है, अगर आपको ये नहीं मैटर, ये नहीं समझ आया तो आप बड़ी तरीके से कर सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो। तो फीमेल और मेल की वर्तमान जो जनसंख्या कितनी है? वो 5500 है। टोटल जनसंख्या फीमेल और मेल की कितनी आ रही है? 5500 आ रही है ना? 5500 आ रही है। और देखो अब इसको 11% बढ़ जाए और 20% बढ़ जाए, स्त्रियों की टोटल कितनी हो जाएगी? 6330 हो जाएगी। यानी कि बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 6330, और वर्तमान कितनी है? 5500। कितनी बढ़ रही है? 830। कब बढ़ती है? जब फीमेल को तो बढ़ा दे हम कितने? 20%, और मेल को बढ़ा दे कितनी? 11%। अब ये मेल की जनसंख्या यदि हम 11% बढ़ाएंगे तो टोटल जितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी वो कितनी? 830 जनसंख्या और बढ़ जाएगी। यही समझ में आया ना? यही मतलब है कि फीमेल को 20% बढ़ा दो और मेल का 11%। अब देखो फीमेल के 20% को मैं ऐसे लिख सकते हैं, फीमेल का 11% प्लस फीमेल का 9%, और फीमेल का 11 प्लस फीमेल का 9, दोनों को जोड़ेंगे तो फीमेल का 20% हो गया, और फीमेल का 11 और मेल का 11 इसमें कॉमन आ जाएगा, F + M का 11% बन जाएगा ये।
कॉमन आ जाएगा, इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, एफ का 11 प्लस 9 में एफ का 9, और दूसरा बच क्या जाएगा, एफ का 11 कॉमन आ जाएगा और एफ का 9 बच जाएगा, एफ का 9% बच जाएगा। इधर है 830, एफ प्लस एम का मान 5500 है, 5500 इसकी जगह रखेंगे तो 5500 का 11% 605 आएगा, और ये 605 उधर चला जाएगा, 830 में से घटेगा ये, तो ये बन जाएगा 225 बच जाएगा, फिर 225 बच जाएगा और इधर बचेगा 9% ऑफ एफ, 9% इधर नीचे आएगा तो फीमेल की जनसंख्या आ जाएगी 225 ऑलरेडी है, 9% परसेंट को उठाएंगे तो नीचे 100 जाएगा, 100 जब नीचे रहेगा तो ये इधर आके कॉमन मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 2500 आंसर देके चला जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ऑप्शन से करो वो ज्यादा सही रहेगा। दो संख्या एक्स और वाई, तीसरी संख्या जेड से क्रम से 20 और 28% कम है, संख्या वाई संख्या एक्स से कितनी प्रतिशत कम है ये बताना है। तीन संख्याएं हैं तो पहली और तीसरी संख्या, पहली और जो दूसरी मतलब दो संख्या एक्स और वाई, तीसरी संख्या से 20% कम है, तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100 है, इससे 20% कम है कौन सी पहली संख्या, 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, और 100 में से 20% कम करेंगे यानी कि 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगी पहली संख्या। दूसरी 28% कम है यानी कि 100 का 28% कितना हो जाएगा 28, और 100 में से 28 घटाएंगे तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 72, यानी 72 हो जाएगी किसकी, वाई का मान हो जाएगा, यदि हम जेड को कितना मानते हैं 100। अब हमें बताना है कि वाई जेड का कितने प्रतिशत है, तो देखो डिफरेंस कितने का है, वेरिएशन देखो 8 का, कितने पर बताना है एक्स से, कितने से वाई एक्स से, जिसका सी हो जिसके साथ का हो उसको नीचे लिखते हैं, तो 80 से 8, 80 का कितना प्रतिशत हो गया बटा 100, 8 से 8 कट गया 1/10, और 1/10 का 100 का कितना होता है 10% होता है 1/10, ठीक है, क्योंकि 10 से 1/10 हो जाएगा, 10 0 से 0 गया, 10% राइट आंसर हो जाएगा, डीएस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 16 क्वेश्चन तक हमारा 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, अब हम कॉम्प्रिहेंशन जो अभी कर नहीं रहे तो अभी हम करेंगे 23वां क्वेश्चन, 23वां प्रायिकता से क्वेश्चन है, क्योंकि प्रायिकता से क्वेश्चन आने बंद हो गए, तो प्रायिकता से क्वेश्चन है 4 लिफाफे हैं, प्रत्येक में 4 विभिन्न पत्रों को प्रत्येक पर विशेष पता लगेगा, मतलब 4 क्या है लिफाफे हैं, लिफाफे को LF लिख दिया हमने, और 4 ही क्या है पत्र हैं, पत्र को हम P से डिनोट करें, और इन पर चारों पर कुछ एड्रेस लिखा हुआ है यानी ABCD लिखा हुआ इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, और इन पर भी सेम एड्रेस लिखा हुआ है चारों पर। अब हमें ये बताना है कि कितनी प्रायिकता हो सकती है, कितने प्रयास हो सकते हैं कि चारों पत्र जो हैं इन लिफाफों में सही सही बैठ जाएं। तो देखो प्रायिकता निकालते हैं, टोटल कुल मतलब कुल संभावनाएं कितनी है, कुल संभावनाओं में सॉरी कितनी संभावनाएं हैं एक पत्र में, एक लिफाफे में एक पत्र डालने की कितनी संभावनाएं हैं, जो राइट संभावनाएं कितनी है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि एक पत्र में एक ही तो संभावना है सही से डालने की, और टोटल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, टोटल 4 पत्र हैं 4 लिफाफे यानी 4 फैक्ट जो है फैक्टोरियल 4 जो है वो टोटल संभावना हो जाएगी। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 4 12 और 24 हो जाएगा नीचे, तो टोटल संभावनाएं 24 हो जाएंगी, और एक पत्र में सही डालने की प्रायिकता क्या होगी, केवल 1 होगी, क्योंकि एक में एक ही तो सही डाल सकता है ना, और टोटल पॉसिबिलिटी 24 हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी कुछ दिन पहले या जो 7 या 8वीं जो सेशन था हमारा उसमें भी किया था, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट ये नहीं है, रिपीट वो था क्योंकि ये 2011 का है वो 2019 का था, और ऐसे और भी अभी हम पढ़ते चलेंगे कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक कंसेप्ट पे। ये आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें बताना है 1 से 150 पृष्ठ तक ऐसे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे पृष्ठ संख्या, तो टोटल डिजिट कितने हो गए ये बताना है, मुद्रित अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल डिजिट बताना है हमें। देखो 1 से 9 तक क्या हो जाएगा, एक एक अंक हो जाएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। 10 से और 99 तक देखो हर में 2 अंक हैं, और टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, मैंने पहले पिछले वाले अगर आपने देखा होगा तो उसमें बताया था, सबसे बड़ी संख्या लेंगे उसमें सबसे छोटी अभी हमारे पास 10 है उसको घटाएंगे, टोटल जो संख्या आएगी उसमें एक संख्या जोड़ देंगे, तो ये हमारी टोटल संख्या आ जाएंगी 90 टोटल संख्या ये आ गई, और एक संख्या में कितने अंक है 2, हमें अंक बताने टोटल कितने हो गए 180 हो गए। आप ऐसे भी देख लो ना, 10 से लेके 90 तक कितने हो गए, सॉरी 11 से लेके 99 तक तो हो जाएंगे टोटल 89, और एक 10 यानी कि 90 संख्या हो गई, 90 में 180 अंक। इसी प्रकार से देखो 100 में 3 अंक आ गए, और हमें जाना 150 तक है, यानी 1 से 50 तक 50 अंक, और 100 हो जाएगा यानी 51 टोटल हो गए, और एक में कितने अंक है 3 डिजिट है यानी 3 हो जाएंगे 153 153, और जब इसको तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 342 टोटल आंसर आ जाएगा। इसको भी देख इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, ये देखो सबसे बड़ी संख्या मानी हमने 150, उसमें से छोटी संख्या हमारे 3 अंकों की 100 घटाई तो कितने हो गए 50 हो गए, और इसमें अभी एक जोड़ देंगे तो यानी टोटल 51 संख्या हो गई, और इसमें एक संख्या में 3 डिजिट है यानी कि टोटल 3 हो गई,
153 हो गए, और जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल अंक आ जाएंगे, टोटल 342 का फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगली दो संख्याओं और सॉरी 5 संख्याओं का औसत x है। यानी हम संख्या कोई संख्या मान लेते हैं, उसमें x+1 लगातार 5 करेंगे, यानी x+1 हो जाएंगे, x+2 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा और x+4 हो जाएगी। देखो 4 हो गई ना, यदि कोई संख्या x है तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते चलेंगे, क्रमागत संख्या बन जाएंगे। इनका औसत 5 है। औसत कैसे निकालते हैं? जितनी संख्या है टोटल उनका जोड़ कर देंगे। जब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x+15 आ जाएगा, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी 5x+10 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल मतलब अंकों का योग बटा अंकों की कुल संख्या। यहाँ तक देखोगे तो हमने कितनी संख्याएं मानी है? 3 4 5 मानी है, 5 के साथ। तो इनका औसत आ कितना रहा है? x+2 आ गया। ठीक है, x+2 आ गया इनका औसत। 5 कॉमन आ जाएगा, इधर x बच जाएगा, उधर 2 बच जाएगा, x+2 आ गया। और वहीं अगर इनमें देखो, अगर यदि अगली दो संख्याएं हैं, यानी अगली दो संख्याएं और मिला दी जाए, यानी इसमें x+5 5 और x+6 और मिला दें, 4 तक आ गई थी हमारी, x+5 और x+6 और मिला दें तो देखो यहाँ 5x+10 हो गए थे, 6x 7x। नीचे तो टोटल x तो कितने हो जाएंगे? 5 तो ऑलरेडी थे, 2 और आ गए 7, 10 तो टोटल पहले से भी योग हो रहा था, मतलब 4 तक, x से लेके x+4 तक। अब 5 और 6 11 और जुड़ जाएगा, तो 10 और 11 कितना हो जाएगा? 21। अब टोटल संख्या पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 7। यानी कि हम जब 7 कॉमन लेकिन इनको काटेंगे तो आ जाएगा x+3। यानी कि x+2 और x+3, इसमें देखो दो संख्याएं और बढ़ गई। इसका मतलब क्या फर्क पड़ा? केवल एक, यह एक बढ़ जाए। एवरेज क्या हो गया? पहले x+2 था, अब x+3 हो गया। देखो इसको और भी आसानी से समझना हो ना, इस प्रकार कोई क्वेश्चन है ना, आप सीधे संख्या मान लो, क्रमागत संख्या ही मान लो, जैसे यही मान लो ना, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 हो गई 5 क्रमागत संख्या। अब इनका औसत कितना है? x है। x औसत x निकालते कहते हैं संख्याओं का योग। इनका जब टोटल योग करेंगे तो ये आ जाएगा 9 3 12 है और 2 14 और ये 15 हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी है? 5। औसत कितना आ रहा है? 5 3 15, यानी 3 औसत आ रहा है 5 का। अब अगली दो संख्या और मिला देने में, 5 तो ऑलरेडी थी, और 6 और 7 और मिला दी, 6+7 और जोड़ दी, 15 थे और 13 और जुड़ गई, 15 6 और 7 13 और जुड़ गई, यानी 28 हो गया। अब संख्या टोटल कितनी होगी? 5 पहले थी, 2 और आ गई, यानी 7। यानी कि औसत अब कितना आएगा? x का मान कितना हो जाएगा? बढ़कर हो जाएगा 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। पहले 3 था, अब 4 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। तो ये टोटल औसत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? यदि दो संख्या और बढ़ा दी जाए तो यह 1 बढ़ जाएगा, तो ये राइट आंसर हो गया। इसके अलावा अभी आज हमारे जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो हो गई 10 से लेके 16 तक और 23 से लेके 25 तक, यानी 7 और 3 10 कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा होमवर्क आज के लिए, क्योंकि आपको अगर कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपको पता है लास्ट क्वेश्चन हमारा होमवर्क का रहता है, तो ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। इसको आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। दूसरा जरूर करना है, कोशिश करनी है, नहीं आएगा तो मैं करूंगा और आ भी जाएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा आपने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और आगे भी बता रहा हूँ, पहले भी बोल रहा था कि कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई और मेथड आता है जो इससे भी आसान हो, कोई अच्छा कंसेप्ट हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जरूर लिखें, क्योंकि इससे हम और सीखेंगे और आपके जैसे और भी जो साथी हैं वो सीखेंगे। और चूंकि हम यहाँ पे सीखने के लिए सारी चीजें स्टार्ट कर रखे हैं ताकि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ताकि एक कंसेप्ट क्लिक ना करे तो दूसरा क्लिक करे। तो आप जरूर लिखिए अगर आपको कोई आता है तो, क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बांट दोगे तो आप मतलब पीछे हो जाओगे यार। तो ये जरूर आप फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, शेयर उन लोगों के साथ भी करना। ये एक बात मैं आपको अभी बता देता हूँ, केवल CSC या CSET को अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना, 2027 का है, 28 का जो भी है, तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा मतलब उसके तो मेन फोकस है, हम टारगेट तो उसी को करके चल रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, 2026 का पेपर हुआ है CAPF का, उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देखो मैथमेटिक्स के, उसमें जो क्वेश्चन है ना, अभी हम आगे इसमें और करेंगे। कल वाला जो सेशन होगा ना हमारा, उसमें देखना जो सिक्को वाले क्वेश्चन करेंगे, और ये जो हमने ओल्ड एवरेज वगैरह के क्वेश्चन पूछे ये सेम टू सेम सिमिलर है। संख्या चेंज हो सकती है या थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो सकता है, कॉपी हो रखे हैं। तो चाहे CAPF का हो, EPFO का हो, और इस तरीके से जिसमें क्वेश्चन आते हैं ना, वो UPSC का कोई सा भी एग्जाम हो, और तो उन सभी में ये जो है ना क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं आप CSC वाले ही जुड़े, आप उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप उन वे लोग भी इससे जुड़ सकते हैं जो UPSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिनमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग आती है। साथ में और भी कोई एग्जाम जो CSET के लेवल के क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी इसको मतलब आप पढ़ोगे तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। रोज की 10-20 मिनट तो आप शॉर्ट्स में भी चटका देते हो, तो इससे अच्छा तो कुछ अच्छा हो जाए कि जब CSET का जब बारी आएगी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जब जगेंगे, उससे उस तब तक जब लोग जगेंगे ना, तब तक आप बहुत ही सॉलिड स्थिति में हो गया, बहुत सॉलिड स्थिति में हो जाओ। तो
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जल्दी ही हम Q&A सेशन स्टार्ट कर सके। क्योंकि अभी हमारे जो सब्सक्राइब है ना वो कम है, सब्सक्राइबर जो है कम है, हम लाइव सेशन में नहीं आ सकते। तो हेल्प कीजिए हमारी, अभी तो हेल्प ही कीजिए। और बाकी धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।